आपका एक बार फिर से SMIS एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम टॉपिक लेकर आए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन हमारा आज मुख्य टॉपिक रहेगा। इसको समझने से पहले संविधान क्या है ये समझ लेते हैं। जब हम ब्रिटिश तंत्र में गुलाम थे और 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो हम पर नियंत्रित कर सके और साथ में हमको आज़ादी दे सके। तो व्यक्ति विशेष को अगर हम नियंत्रित करने के लिए देते तो फिर से वही गुलामी वाली पद्धति आती। तो इसके लिए संविधान नामक एक किताब, एक दस्तावेज बनाने की कवायद किया गया। ये संविधान नामक दस्तावेज क्या था? इसके अंतर्गत देश के चाहे वो सर्वोच्च पद हो या निम्न स्तरीय पद हो, देश के वो विशेष व्यक्ति हो चाहे आम नागरिक हो, बिजनेसमैन हो या रंग हो, सभी को एक नियम और एक दायरे में काम करना है और उस पर अगर वो काम नहीं करेंगे तो नियंत्रित करना है। देश में सर्वोच्च शक्ति को स्थापित करना है। इसके लिए एक किताब का निर्माण किया गया, एक दस्तावेज का निर्माण किया गया जिसको हमने विधि दस्तावेज कहा। तो संविधान हमारा एक विधि दस्तावेज है जिसे आज़ादी के बाद हमने संविधान निर्माताओं के द्वारा तैयार किया हुआ एक सर्वोच्च दस्तावेज जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। हम जानते हैं कि 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किया जा चुका था, लेकिन संविधान को राष्ट्रपति, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीतों के साथ मूलतः 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो संविधान क्या है? एक विधि दस्तावेज है जहां पर देश की सभी शक्तियों का, आम नागरिकों के हितों का, अधिकारों का, दायित्वों एवं कर्तव्यों का, सभी व्यक्तियों के कार्य दायित्व प्रणालियों का सुनिश्चित करना तय किया गया इस दस्तावेज के माध्यम से। चूँकि यह दस्तावेज उस समय बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसका मतलब 46 से लेकर 49 के बीच इसको बनाया गया था। तो उस समय और परिस्थिति के अनुसार उसको ढाला गया, बनाया गया। क्या समय वैसे ही रहने वाला था आगे? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने इस दस्तावेज में एक प्रक्रिया जोड़ा जिसको कहते हैं संविधान संशोधन। इसका मतलब ये है कि इस दस्तावेज में, इस किताब में आप संशोधन कर सकते हैं वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल, और उसी को कहा गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया का उस दस्तावेज के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जिक्र किया गया है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, जिसमें हम 4 तथ्यों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे, इसके बाद प्रक्रिया देखेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रकारों को देखेंगे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तत्पश्चात आलोचना एवं तर्क पर बात करेंगे। तो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 2 राष्ट्रों से तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन। अमेरिका में नम्यता और अनम्यता दोनों, अमेरिका और ब्रिटेन में नम्यता और अनम्यता दोनों का सम्मिश्रण है। क्या है अनम्यता और नम्यता, समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा संविधान क्या है। हमारा संविधान जो है वो अनम्यता और नम्यता, ये दोनों का स्वरूप है। अनम्यता का मतलब होता है कोई कार्य कठोरता से हो, और नम्यता का मतलब होता है कोई कार्य लचीलापन हो, मतलब आसानी से वो हो जाए, उसको हम नम्यता कहते हैं, और जो आसानी से ना हो उसे हम अनम्यता कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रिटेन और यूएस है। ब्रिटेन के संविधान में अनम्यता का अंकन है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में हमको नम्यता का स्वरूप देखने को मिलता है। अमेरिका में संविधान संशोधन करना होगा तो काफ़ी कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है, और यदि ब्रिटेन में संविधान संशोधन करना है तो काफ़ी आसान प्रक्रिया से संशोधन करना होता है। ये संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो हर देश में संसद करती है। जैसे हमारे यहाँ संसद, तो हमारे यहाँ संसद के 2 अंग हैं। एक तरफ संसद में लोकसभा है और दूसरी तरफ राज्यसभा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जो शक्ति है वो संसद भवन यानी सांसदों के ऊपर ही है। ये शक्ति, संविधान संशोधन कौन कर सकता है? सांसद ही कर सकते हैं।
जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है तो वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, वैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन में रिप्रेजेंटेटिव और कॉमन। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में सीनेट है और ब्रिटेन में है हाउस ऑफ लॉर्ड, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है। मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो संसद में ही होगा, संसद यानी सांसदों के द्वारा ही होगा, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के द्वारा। ये संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कोई खंड है उसको समाप्त कर सकते हैं, समाप्त करने को हम टेक्निकल भाषा में निरसन कहते हैं, ठीक है। या संशोधन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हैं, पहले हमने मान लेते हैं ABCD लिखा है वहाँ पे, तो उस ABCD के स्थान पर हम EFG लिख दें तो वो संशोधन हो जाता है। संशोधन कर सकते हैं। निरसन का मतलब उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना। और परिवर्धन का मतलब है जो पहले नियम तो है उस नियम के साथ साथ उसमें कुछ और नियम को जोड़ देना परिवर्धन कहलाता है। तो संशोधन, निरसन और परिवर्धन ये तीनों शक्ति संसद को दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया नम्यता और अनम्यता दोनों का सम्मिश्रण है। मतलब कुछ कानून है जिसमें हमको कठोर प्रक्रिया का अनुकरण करके संशोधन करना पड़ता है और कुछ कानून है जिसमें हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमको क्या करता है, दोनों अमेरिका और ब्रिटेन से तुलनात्मक रूप से अलग करता है। चलिए, तो अब हम समझते हैं प्रक्रिया को लेकर। प्रक्रिया है संविधान में संशोधन की क्या क्या प्रक्रिया है। याद रखिएगा गाइस कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मूल ढांचा भी बनाया हुआ है। वो ढांचा जो संविधान निर्माताओं ने भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया हुआ नियम, सिंपल भाषा में समझिए, वो नियम जो संविधान निर्माताओं ने भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया है उसे हम मूल ढांचा कहते हैं। और इस मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बोला गया था केशवानंदवाद बनाम भारत संघ के मामले में। तो केशवानंदवाद बनाम भारत संघ के मामले में ये बोल दिया गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं, बाकी जगहों पे आप परिवर्तन कर सकते हो। मूल ढांचा वही ढांचा है जो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया नियम कानून था, ठीक। तो चलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर बात करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। भारत में दोनों प्रक्रिया है, अमेरिका और ब्रिटेन की दोनों प्रक्रिया संचालित है। देखिए, इसको लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। इसको मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, तो सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं। सरकारी सदस्य जो मंत्री होते हैं उसको बोलते हैं और गैर सरकारी सदस्य जो सांसद तो है लेकिन मंत्री नहीं है उसको हम गैर सरकारी सदस्य के नाम से जानते हैं। मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, सदन में ही लाया जा सकता है। मंत्री और गैर सरकारी दोनों में से कोई भी इसको ला सकते हैं। जब ये विधेयक लाया जाएगा, मान लेते हैं लोकसभा में ये विधेयक लाया गया, तो लोकसभा में हमारे पास कुल सीटें हैं 545 और राज्यसभा में हमारे पास कुल सीटें हैं 245, ठीक। तो सबसे पहले प्रक्रिया को समझते हैं कि इसमें क्या है। लोकसभा में अगर ये लाया गया तो लोकसभा में लाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 245 सदस्यों का जब इसमें मतदान होगा तो 245 का 50% प्लस 1 मेरे ख्याल से 272 या 73 के आसपास आएगा। तो 545 में से 273 सांसद जो है लोकसभा के वो स्वीकार करना चाहिए कि भाई हम संविधान संशोधन करना चाहते हैं। और साथ में उपस्थित सदस्य, अब देखिए हर दिन तो 545 मेंबर आएंगे नहीं लोकसभा में, तो कहा गया है जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना है। इसका मतलब क्या है
जब ये सदन में उपस्थित होंगे तो 2/3 सदस्य जो है वोट डालेंगे। ये 273 से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? 273 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है, क्या कहते हैं? कुल सदस्यों का बहुमत, इसको बोलेंगे क्या हम? ये तो समझाइश वाली बात थी यहाँ तक, ठीक है। बोलेंगे क्या? कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कुल सदस्य 545 है तो 545 का 50% प्लस 1 और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है। तो उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब ये पारित होगा तो ये कहाँ जाएगा? पुनः राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? पुनः राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में जाने के बाद पुनः राज्यसभा में गया ये, तो राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया है। राज्यसभा में भी क्या है? सेम प्रक्रिया है। वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245। तो 245 में कुल सदस्य का 50% प्लस 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा गाइस? इसका मतलब मेरे ख्याल से 123 के आसपास आएगा, ठीक है। 123, 122 से 122 से 123 के आसपास आएगा। और उपस्थित सदस्यों के 2/3 से ये पारित हो जाएगा। तो जब राज्यसभा ने भी इसको पारित कर दिया और लोकसभा ने पारित कर दिया, और तब हम राष्ट्रपति की साइन के पास जाएंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसमें हस्ताक्षर कर देंगे। तो राष्ट्रपति जनरली क्या करते हैं गाइस? राष्ट्रपति इसको स्वीकार कर देते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें अच्छा ये पास हो गया, पास होने के बाद अब कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या नहीं है ये देख लेते हैं। ये इसे पुनर्विचार के लिए वो भेज नहीं सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, और न ही इसको वो अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। न तो इसको वो रोक सकते हैं, मतलब जनरली क्या करते हैं? पास कर ही देते हैं। ना तो वो रोक सकता है और ना पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, तो उस तिथि से संविधान में संशोधन हो गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मानी जाती है। ये एक विशेष प्रक्रिया है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में ये प्रावधान हुआ है कि किस तरीके से संविधान संशोधन होगा। ये पहला प्रोसेस। कई बार ये एक कानून में हो गया। अब कई बार होता है कि कई प्रकार के कानून आते हैं, तो उन कानूनों में हमको आवश्यकता पड़ जाती है राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास टोटल राज्य विधानमंडल कितने हैं? टोटल 31 स्टेट, 28 राज्य प्लस 3 यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए? 31 राज्यों के विधानमंडल में से आधे से अधिक, मतलब 31 में से अगर 16 विधानमंडल ने इस कानून को पास कर दिया तो भी माना जाएगा। आवश्यक नहीं है कि हर कानून में, ऐसे कानून जिसमें राज्य विधानमंडल की आवश्यकता हो तभी वहां पर हम इस प्रक्रिया का अनुकरण कराते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने स्वीकृति दे दी तो हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर विशेष बहुमत वाला मामला नहीं होता, यहाँ पर एकदम साधारण बहुमत से मामला होना है। कैसे होना है? जिस राज्य के विधानमंडल में इसको लागू किया जाएगा तो वहाँ पर केवल साधारण बहुमत से। इसका मतलब ये है कि उपस्थित सदस्यों, इसका मतलब क्या है? साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित हो गया तो उसको उस राज्य के विधानमंडल से पारित मान लिया जाएगा। तो वैसे ही हर राज्य में अलग अलग विधानमंडल और उसमें हर राज्य में अपना अपना ये प्रोसेस संचालित करेंगे। यही है हमारे यहाँ आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो चलिए अब हम प्रकार को लेकर इसके उल्लेख कर लेते हैं कि इसके प्रकार क्या हो सकते हैं। गाइस आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए प्रकार को लेकर देखते हैं संविधान में।
देखिए मेजरली हम संविधान संशोधन में 3 प्रकार देखते हैं, लेकिन 3 प्रकार का जिक्र नहीं है, संविधान में केवल 2 ही प्रकार का जिक्र किया गया है। तो संविधान संशोधन के प्रकार को लेकर देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है साधारण संशोधन, जैसे राज्य विधानमंडलों को शक्ति है, साधारण है। दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधान मंडल, ठीक है, की बहुमत प्रणाली। तो ये 3 प्रोसेस दिया हुआ है। आर्टिकल 368 में साधारण प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी इन दोनों का उल्लेख है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का इनका प्रक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए साधारण बहुमत में क्या होता है, सेम प्रोसीजर है, किसी मंत्री व सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। दूसरा लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जब ये लाया जाएगा तो पहली सदन में पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा। तो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कोई भी इसको मंत्री या गैर मंत्री ला सकते हैं, इसको मंत्री या गैर मंत्री कोई भी ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लोकसभा में आया तो लोकसभा में आने के बाद क्या होगा, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, बस इसमें कुल सदस्य का मामला नहीं है गाइस, इसमें केवल उपस्थित सदस्य का मामला है। तो उपस्थित सदस्य के बहुमत से मामला है बस। और ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में भी सेम होगा, उपस्थित सदस्य के बहुमत से पारित हो जाएगा लोकसभा में, तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्य के बहुमत से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और साइन कर देगा और ये कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नियम कानून है जिसमें हमको साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सबसे पहला है हमारा संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, मतलब जब हम कोई नए राज्य का निर्माण करते हैं, अनुच्छेद 2 और 3, तो ये अनुच्छेद 2 और 3 क्या है, जब हम कोई नए राज्य का निर्माण करते हैं या प्रवेश करते हैं या स्थापना करते हैं या किसी भूभाग को अर्जित करते हैं, तो इसके लिए हमको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा है नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान के लिए हमको साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरी अनुसूची, फिर इसके अलावा क्या है हमारा जो दूसरी अनुसूची है, तो उसमें भी हमको साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इनके अलावा राजभाषा का प्रयोग 5वीं और 6वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, इन अनुसूची पर हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। हम विशेष बहुमत को बता चुके हैं, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, रिवाइज करके ख़त्म करते हैं। विशेष बहुमत में मतलब क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन में लाया जाएगा, तो उपस्थित सदस्य कुल सदस्यों के 50% + 1 का मामला और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पारित किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से विषय है जिसमें हमको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहला है यदि हमको मूल अधिकार पर संशोधन करना है, जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जहाँ पे उल्लेख है उसमें, और नीति निर्देशक तत्व, ये ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे क्या प्रस्तावना, ठीक, इत्यादि बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें 2 ही 3 पॉइंट लेते हैं ताकि आगे भी कंटिन्यू करें। तो विशेष बहुमत में क्या होते हैं, इन विषयों पर यदि हमको करना होगा तो वो मामला आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानमंडल। तो ऐसे कौन से विषय हैं, जैसे
राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में यदि कोई संशोधन करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल भी शामिल होता है, भाग लेता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर पूछना पड़ता है कि यहाँ पे हमको राज्य विधानमंडल से भी पारित कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जब केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र प्लस राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, पृथक्करण बोलते हैं इसको, तो केंद्र और राज्य की भी शक्ति के बंटवारे के विषय में भी हमको क्या करना पड़ता है, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक होती है। तीसरा, संसद की प्रतिनिधित्व। संसद प्रतिनिधित्व, ये 3 विषय ऐसे हैं मेजरली, ये 3 विषय ऐसे हैं, और भी हैं, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मामला जब होता है तो मेजरली हाई कोर्ट के मामले पे फिर आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की अनुमति हम आवश्यक रूप से लेते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए हम फिर से रिवाइज करके खत्म करते हैं कहानी को लेकर। संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं, साधारण, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में आज के डेट में जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित हो जाएगा। विशेष बहुमत में क्या होगा, उपस्थित सदस्यों के 2/3, इसके साथ कुल सदस्यों के 50% वन का मामला। इसमें क्या होता है, कुल सदस्यों के बहुमत यानी 50% वन का मामला लोकसभा राज्यसभा में, और साथ में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का मतलब है आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में साधारण बहुमत से ही पारित होना है। ठीक है, तो प्रकार को भी हमने समझ लिया, प्रक्रिया समझ लिया, प्रस्तावना समझ लिया। अब चलते हैं आलोचना की ओर। ठीक है, आलोचना की ओर चलते हैं। आलोचना में बताया गया, कई लोगों ने इसकी खूब आलोचना करी, क्योंकि देखिए ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया था, तो इसीलिए कई लोगों का कथन है कि भाई जब अमेरिका के प्रावधानों को अपनाया गया, अमेरिका जैसे प्रावधानों को अपनाया गया, तो इससे अच्छा क्यों ना उसकी पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाए। जैसे अमेरिका में यदि संविधान संशोधन करना होता है तो संविधान संशोधन करने के लिए वहाँ पे एक परिषद काम करती है, परिषद, संविधान संशोधन काउंसिल बोलते हैं उसको हम, अमेरिका में काम करती है। तो इनका काम होता है संविधान संशोधन के सारे उपबंधों को बारीकी से जानना, छानबीन करना और उसके बाद निर्णय देना। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में संविधान संशोधन जैसा कोई परिषद नहीं है, लेकिन प्रक्रिया तो वही है, लेकिन परिषद नहीं है, तो इसलिए इसका सबसे पहला आलोचना हुआ था। दूसरी आलोचना ये हुई थी गाइस कि संशोधन में जो संपूर्ण शक्ति है वो संसद को दी गई है, संसद को। बात सही भी है कि राज्यों का इसमें नाम मात्र की ही वास्तविकता होती है, पूर्ण शक्ति संसद ही रखती है। क्यों? क्योंकि इस विषय में, संविधान संशोधन के विषय में अगर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संसद से ही लाना होगा, लोकसभा अथवा राज्यसभा में ही आपको लाना होगा। ठीक, तीसरा आलोचना किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, विशेष बहुमत का प्रावधान है, विशेष बहुमत का प्रावधान है, जबकि राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत का प्रावधान है, साधारण बहुमत का प्रावधान है। तो इसका मतलब ये है कि राज्य विधानसभा की जो शक्ति है ये नगण्य है, शक्ति है नगण्य है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इससे अच्छा देना ना देना एक ही बात थी, तो देते ही नहीं। इस तरह से लोगों ने क्या किया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आलोचना किया। ठीक है गाइस, लेकिन आलोचना के पीछे तर्क है, तो संविधान निर्माताओं ने तर्क दिया हुआ था। एक्चुअल में क्या है, देखिए हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए अगर हम अलग से काउंसिल रखते तो अतिरिक्त खर्च बढ़ता, और हमारे यहाँ संसदीय प्रक्रिया जो है अतिरिक्त खर्च बढ़ता, और हमारे यहाँ का जो संसदीय प्रक्रिया है अमेरिका के संसदीय प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्राध्यक्षात्मक प्रणाली है, जबकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। तो अतिरिक्त खर्च, और दूसरा हमारी जो प्रणाली है संसदीय प्रणाली, इसमें वो परफेक्ट नहीं बैठता, इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या नहीं किया, अलग से काउंसिल बनाने की कवायद नहीं करी। दूसरा, संपूर्ण शक्ति संसद को, कारण भी है
क्योंकि हमारा जब देश का निर्माण हो रहा था तो 562 देशी रियासत 11 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको राज्य एकीकरण के माध्यम से सरदार पटेल ने ले देकर तो लाया था। और ऐसे में कई राज्य थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का मामला हमने देखा होगा कि वहाँ पर भारत में शामिल होना ही नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे में अगर हम राज्यों को उतनी शक्ति देते तो पुनः एक बार भारत की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसीलिए शक्ति जो है केंद्र ने अपने हाथों में रखा, शक्ति जो है केंद्र ने अपने हाथों में शक्ति को केंद्र सरकार ने अपने हाथों में रखा और राज्य को नाम मात्रिक शक्ति दी, राज्य को नाम मात्र शक्ति। केंद्र को नाम मात्र शक्ति प्रदत्त की गई। ठीक है, इसीलिए भारत की संविधान में, भारत की संविधान और आगे चलकर राज्यों की जो ये शक्ति है, ये भारत तंत्र से कभी अलग होने का ख्वाब भी नहीं देख सकती हैं। मतलब राज्य चाहे तो कभी भी भारत संघ से अलग हो ही नहीं सकता। जबकि अमेरिका के एवज में देखें, अमेरिका में क्या है, वहाँ प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया है। प्रांत 4 विषय को छोड़कर बाकी विषय पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंस होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन्हीं सब सिद्धांतों को लेकर के.सी. व्हीयर नामक एक बंदा है, के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखकर कहा था, बेहतर व्यवस्था का बेहतर संतुलन है। क्या है? व्यवस्था का बेहतर संतुलन है कहा था। क्या कहा था गाइस? के.सी. व्हीयर ने व्यवस्था का बेहतर संतुलन है कहा था। आई होप आपको संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।